So let's start today now. Today's lecture is vector. Vector आपको जो देखने को मिलेगा आपकी बुक में, जो आपका चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन में टॉपिक आता है वेक्टर के नाम से आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ये टॉपिक पढ़ना रहता है बेटा वैसे तो, लेकिन हम लोग वेक्टर सबसे पहले पढ़ाया जाता है बिकॉज वेक्टर को हम कह सकते हैं इट इज द हार्ट ऑफ अ फिजिक्स। बिकॉज वेक्टर्स जो है वो हर जगह काम आएगा, आपके 11th में भी काम आएगा और 12th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाला है। अगर आपको वेक्टर नहीं आया, अगर आपको वेक्टर नहीं आया तो 12th स्टैंडर्ड के काफी सारे कंसेप्ट, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वेक्टर्स में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर क्या होता है, उसकी जरूरत क्या है। अब समझिए, वेक्टर जो है हमारी रूटीन लाइफ का पार्ट है वैसे तो। सो वेक्टर जो है इसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब समझिए कि जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और मार्केट में जाके सपोज आप कोई भी चीज खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बनिए की दुकान, आपने किसी को जाके बोला, किराने की दुकान पे जाके आप बोलते हैं कि मुझे 5 किलो चावल दे दो साउथ डायरेक्शन में। क्या दे दो? 5 किलो चावल दे दो साउथ डायरेक्शन में। तो अब एक चीज बताइए, क्या वहां पर आप जब खरीदने जाते हो तो क्या आप डायरेक्शन को मेंशन करते हैं वहां पर? नो No, सर। sir. हम लोग कभी डायरेक्शन को sir. मेंशन नहीं करते हैं, राइट। 2 लीटर दूध दे दो, सीधा सीधा बोलते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं 2 लीटर दूध दे दो अपना नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा तो हम कभी बोलते ही नहीं है, राइट। बट यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि जब आप इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसको मेंशन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जैसे मिल्क ले लो या राइस ले लो, ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज की कैटेगरी। तो उसे स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। और एक कैटेगरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। उस वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर उन फिजिकल क्वांटिटीज को रखा जाता है जिसको मेंशन करने के लिए या जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर अ डायरेक्शन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि विक्की का बर्थडे है और विक्की ने जय को अपने घर पे इनवाइट किया है सपोज। तो विक्की ने जय को अपने घर पे इनवाइट किया, तो विक्की ने ऐसा बोल तो दिया कि जय अब मेरे घर पे आ जाना, मेरे घर पे पार्टी है, राइट। अब समस्या ये है कि जय को घर का एड्रेस ही नहीं पता है कि वो जाएगा कहाँ से, कैसे जाएगा। अब उसने पूछा कि भाई तेरा घर कहाँ है ये तो बता दे। तो उसने ये कहा कि हमारा जो सेंटर है, ठीक है, उस सेंटर से 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर है। तो ये सेंटर है अपना, और सेंटर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे उसका घर है। ठीक है, तो वो उसके घर चला जाएगा। लेकिन अब एक चीज समझो कि उसको तो यही बताया है कि ये सेंटर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब 3 किलोमीटर डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जाएगा? वो तो स्पेसिफाइड है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो 3 किलोमीटर आपको मेंशन किया जा रहा है, ये बेसिकली 3 किलोमीटर क्या है? इट्स अ डिस्टेंस। ये क्या है? इट्स अ डिस्टेंस। यहाँ पर डायरेक्शन तो गिवन ही नहीं है। लेकिन अगर सही मायने में विक्की को बुलाना है अपने घर पे जय को, तो क्या करेगा? वो उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन बताएगा कि आपको एक काम करना है, सेंटर से आप आएंगे सीधा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, और इस मंदिर से अंदर की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पर आपको यहाँ पर एक जनरेटर, मतलब कि एक ट्रांसफार्मर दिखाई देगा, नॉट जनरेटर, एक ट्रांसफार्मर दिखाई देगा। उस ट्रांसफार्मर के बिल्कुल सामने मेरा घर है। तो यहाँ पर टेम्पल और ट्रांसफार्मर, ये दो क्या हो गए? लैंडमार्क हो गए। और इस लैंडमार्क की वजह से हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन का पता चला। यस और नो?
Yes, sir. समझ में आया? Yes. तो यहाँ पर जब बच्चे के पास डायरेक्शन है, जब जय के पास जब जय के पास डायरेक्शन है, देन डेफिनेटली ही कैन रीच टू विकीज होम। लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है, देन वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए इवन आपकी लाइफ में भी एक डायरेक्शन होना जरूरी है, तभी आप पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच पाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा? अब समझिए आगे। तो ये चीजें समझ में आ गई कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज समझिए, मान लीजिए कि आने वाले टाइम में वेद एयरफोर्स पायलट बनता है सपोज, ठीक है? अब एयरफोर्स पायलट बन गया, उसको ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि बेटा आप बोले कि वह आपको ऑर्डर्स दिया जाता है कि आपको 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाके आपको मिसाइल लॉन्च करनी है। मतलब कि वहां पर मिसाइल टारगेट आपको दिया गया है 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे, उस टारगेट पे जाके आपको इसे डिस्ट्रॉय करना है। अब 500 किलोमीटर, भाई वो तो दिल्ली में बैठा है। अब दिल्ली से 500 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाएगा वो, राइट? तो डायरेक्शन तो गिवन ही नहीं है, तो कहीं भी गिरा देगा 500 किलोमीटर की रेंज में। सो व्हाट वी रिक्वायर इन दिस केस आल्सो, वी रिक्वायर पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम उसे कह सकते हैं कि हमारे पास में नेविगेशन सिस्टम होता है। इस नेविगेशन सिस्टम से हमें डायरेक्शन का, उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पता चलता है, एंड हमारे पास उसके ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन होती है। उस पर्टिकुलर पोजीशन को फिर हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ओके, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले। नो सर। पक्का? Sir. पक्का कोई डाउट पक्का नहीं है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेक्टर्स के दो पार्ट्स है। वेक्टर्स के दो पार्ट है, मतलब वेक्टर्स को हमने बाइफरकेट किया हुआ है दो कैटेगरीज में। देयर आर टू कैटेगरीज, ठीक है? तो पहली कैटेगरी जो है जिसे हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और सेकंड कैटेगरी है जिसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज, द फर्स्ट वन इज scalar quantities, and second is vector quantities. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब स्केलर क्वांटिटीज के अंदर हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को प्लेस करते हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत होती है? सिर्फ और सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड की। तो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर हम कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को पुट करेंगे? दोस फिजिकल क्वांटिटीज which requires only and only magnitude. So we can say the physical quantities which can be explained or described by only its magnitude. So we will write those physical quantities which can be described by only its magnitude. बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, आप समझो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या हम कहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम कहेंगे कि दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड प्लस छोड़ो एंड ही लिख देता हूँ, है ना? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब समझिए। अब फॉर एग्जांपल कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Speed, mass, time, ओके, सो लेट्स से Temperature. मास, temperature, work, टाइम, टेम्परेचर, distance, डिस्टेंस, work, energy, स्पीड, intensity, वर्क, एनर्जी। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं व्हिच कैन बी डिस्क्राइब बाय
ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस और Yes, नो? sir. अच्छा, अब आगे समझिए, सेकंड है यहाँ पर। अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, किसके बारे में हम बात करें? इफ यू टॉक अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज के केस में विच फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव टू कवर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास के रिप्लेस करेंगे वेट। क्या लेंगे हम लोग? वेट। टाइम, सॉरी, वेट ले लेंगे। देन डिस्प्लेसमेंट, Velocity. डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? Yes, Velocity. sir. तो वेट हो गया, Volume. डिस्प्लेसमेंट हो गया। Force. Velocity. Yes. Velocity. हाँ भाई, हाँ, लिखने तो दो मेरे को। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, Force. फोर्स, Force. ठीक है, Momentum. मोमेंटम, Momentum. राइट। तो ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर वी कंसीडर इन अ वेक्टर क्वांटिटीज। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सो वी कैन से स्केलर क्वांटिटीज की ही अगर हम बात करें, सो एडिशन, subtraction, multiplication and division is possible, in स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पॉसिबल होता है किसमें? स्केलर क्वांटिटीज के केस में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें किस चीज की? ओके फाइन, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज पॉसिबल इन स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज के केस में, तो वेक्टर क्वांटिटीज में बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन is possible, but division is not possible. But division is not possible. बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes. को Yes, sir. पक्का? Yes. फाइन। सर यानी डिवीजन कैसे पॉसिबल नहीं है? हाँ, डिवीजन बेटा इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में आता है। तो वेक्टर फॉर्म में जब आता है तो उसका हमें कंजुगेट फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे जाके इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। फाइन, ओके सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके फाइन, चलिए आगे देखते हैं अब इसी में। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि वेक्टर क्वांटिटीज वो है जिसमें हमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को सभी ने देखा है, आपने वो रामायण महाभारत देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा वो बो एंड एरो, राइट? तो वो जो एरो होता है बेसिकली वही हम लोग यहाँ पर वेक्टर का साइन में यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए सपोज ये आपका एरो हो गया, ठीक है, और इस एरो पे आगे ये हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? रेड कलर यस का सर। ले लेता हूँ ना, थोड़ा ज्यादा सही लगेगा, कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये तो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। देन ये रिप्रेजेंट करता है उसके हेड को, ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स इट्स टेल। तो ये होता है आपका वेक्टर जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब यहाँ पर हमने ये जो लेंथ यस।
दिस लेंथ इज व्हाट, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक? अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन से मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, मैथमेटिकली represented by वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब कि ये ए लिखा है और ए के ऊपर हमने ये एरो बना दिया, तो इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो बेटा ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है प्रॉपरली? अगर आपको लग रहा है कहीं लो वॉइस आ रहा Yes, है sir. तो मुझे बताइएगा, ठीक है? सो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, मतलब ए और उसके ऊपर हमने क्या ले लिया है, एक एरो ले लिया है। आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। कैप, ये ए कैप भी रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो ए लिया हुआ है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और दूसरा एक और तरीका ये होता है कि अगर आप ये जो ए लेते हैं बेटा, सपोज हमने ये ए लिया है, अगर आप उसे बोल्ड बनाते हैं, ए विथ अ बोल्ड साइन, ठीक है, जो फॉरेन ऑथर्स की जो बुक होती हैं उसके अंदर वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वो लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ए को बोल्ड बना देते हैं। तो ए विथ अ बोल्ड वी कैन से, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने ऐसे ही नहीं बनाया इसको। दिस ए इज बोल्ड। बोल्ड समझते हैं ना सभी? Yes. Yes. ठीक है, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No. पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमने ले लिया, वेक्टर को समझा थोड़ा बहुत हमने, ठीक है? ओके फाइन। नाउ अगर सपोज हमने लिखा है वेक्टर ए, सपोज मैंने यहाँ लिखा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। लेकिन अगर आप वेक्टर ए को मोड में डाल देते हो, इसका मतलब ये तो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ, मतलब कि वेक्टर है। लेकिन अगर आप वेक्टर ए को मोड में अगर रखते हैं, मोड समझते हैं सभी? Yes, sir. Yes, तो sir. ये आपको जो देगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा होगा, इट विल गिव यू ओनली मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. पक्का? Yes. Yes. फाइन। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट हो तो बताओ पहले यहाँ पे। No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हम लोग पास होते हैं, अलग अलग तरीके के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ठीक है। लेट्स से अगेन अब हम देख लेते हैं ओके टाइप्स ऑफ वेक्टर को। यहीं पे लिख दूं? लेट्स से टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो कौन कौन से टाइप के वेक्टर होते हैं बताइए, सबसे पहले कौन बताएगा? कोई भी बताओ, चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर बताइए फटाफट। मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे, मुझे ध्यान है, कुछ बच्चों को ध्यान होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर बताओ सबसे पहले। कोलिनियर और कोप्लेनर और Sir, zero vector. जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर होता है। और क्या होता है? Negative vector. नेगेटिव वेक्टर और Three vector. Positive. ठीक है ठीक है ठीक है। और Like or unlike vector. लाइक और लाइक मतलब इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर, राइट? Yes, sir. Parallel, anti-parallel. पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, वेरी गुड। और बताओ? Orthogonal Equal. vector. ऑर्थोगोनल वेक्टर, वेरी गुड। Equal vector. हाँ वो बताया आपने बेटा, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। और बताओ इसके अलावा? Unit vector. Position vector. यूनिट वेक्टर हो गया। और बताओ? Position vector. पोजीशन वेक्टर, हाँ ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर तो कोई
दिक्कत नहीं है उसमें। और ऑलमोस्ट कवर कर लिया आपने, राइट, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वल वेक्टर एंड अनइक्वल वेक्टर को क्या होता है, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर, राइट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिख देंगे बेटा इक्वल वेक्टर के बारे में कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। कोई बताना चाहेगा इक्वल वेक्टर क्या होता है? एनीवन बताइए बेटा, इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा रहता है? सेम। सेम रहता है, राइट। सो वी कैन से इक्वल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड डायरेक्शन भी आएगी, both remain same, right? Yes. We can say magnitude and direction of the vector are same. ठीक है, ये हो गया इक्वल वेक्टर। दूसरा है अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर में बताइए क्या होता है बेटा? बोथ हैंड्स। सर कोई एक अनइक्वल होता है, या फिर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। तो मैं लिख देता हूँ वन ऑफ देम इज नॉट सेम, है ना, चलेगा। मैग्नीट्यूड। वन ऑफ देम, सर दोनों अलग हुए तो? दोनों अलग हुए तो भी अनइक्वल ही होगा बेटा। ओके। दोनों अलग हुए तो डेफिनेटली अनइक्वल ही हो जाएगा, राइट। बट वन ऑफ देम मस्ट बी अनइक्वल, मतलब वन ऑफ देम मस्ट बी डिफरेंट। दोनों में से एक तो डिफरेंट होगा ही होगा, दोनों होते तो डेफिनेटली अनइक्वल होना ही है, राइट। तो वन ऑफ देम इज नॉट अगर सेम। एक भी डिफरेंट होगा तो फिर दोनों डिफरेंट ही हो जाएंगे ना। अगर एक भी अनइक्वल होगा तो दोनों ही अनइक्वल हो जाएंगे ना एक दूसरे से। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वन ऑफ देम अगर एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो फिर तो अनइक्वल ही होने वाला है, ठीक है। इसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स, मतलब मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, अब दोनों का जो वेक्टर है उस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर हो गया। लेकिन मान लो अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो दिए हुए हैं आपको, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो भी अनइक्वल हो जाएगा। फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो फिर वो भी अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? यस। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब समझिए आगे, और इक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया, देन नेगेटिव वेक्टर। तीसरा है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में बताइए क्या आता है? ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल मैग्नीट्यूड। नेगेटिव डायरेक्ट वेक्टर में फॉर एग्जांपल ये मैं लिख देता हूँ, क्या बताया आपने? ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इक्वल। राइट। या सो इन दिस केस मैग्नीट्यूड is same and direction is different. बोलो, क्लियर है? यस। चलिए, तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब आगे देखिए, अच्छा इसका एग्जांपल दे दो, एग्जांपल भी दे Yes. देता हूँ आपको, राइट। कि सपोज मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये मान लीजिए आपका वेक्टर ए हो गया, और यहाँ पर हमने एक और वेक्टर ले लिया, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी जो आप लेंगे उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब कि ऑपोजिट। ये तो ये क्या हो जाएगा? ये वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है
लेकिन डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट है। तो व्हाट वी कैन राइट, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ऐसा यस भी लिख सकते हैं, वेक्टर Yes, ए sir. इक्वल माइनस ऑफ वेक्टर बी, ऐसा हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं बेटा, बात तो एक ही है ना दोनों में। ठीक है, इन शॉर्ट बेटा ऐसा होता है कि अगर ये जो n, सपोज अगर मैं इसका मान लो इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ 2, इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 2 है। अब इसको सिंपल a भी लिख सकते हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए कि a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू b क्या है, 2 है। अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 है तब तो कोई इश्यू है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पर हम केस कह सकते हैं कि वेक्टर b इज इक्वल टू, हम लिखते हैं n टाइम्स ऑफ वेक्टर है, क्या लिखते हैं, वेक्टर b इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर है। अब ये जो n है, अगर ये n पॉजिटिव है तब तो सेम रहेगा, और अगर n नेगेटिव है तो फिर क्या हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। सो इफ आई से इफ n इज नेगेटिव नंबर, ये जो n आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अगर n की वैल्यू मान लो -1 है, -2 है, -3, कोई भी रियल नंबर वैल्यू आती है, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वी कैन से इट इज इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो, आई बात समझ में? यस। यस If Yes, sir. n is negative number, if n is negative number, then it has opposite direction. Then it has opposite direction. बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस ठीक है। अब समझो, एक एक इसी पे से एक चीज और बता देता हूँ, है ना। इस पे से एक और चीज हम क्या बता सकते हैं कि मान लो बेटा, यहाँ पर अगर मैं ये कहता कि ये जो n आपको दिखाई दे रहा है ना, n, अगर इस n की वैल्यू अगर हम कहें कि 0 है, कितनी है, 0, इफ आई से दिस n इज 0, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, मैं यहाँ लिख दूं, पीछे चलेगा? 0 वेक्टर। यस, वेरी गुड। इफ n इज, if the value of n लिख देता हूं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, if the value of n is 0, कितनी है, 0, then उसे क्या कहा जाता है, then it is called zero vector और null vector। बोलो, आई बात समझ में? यस। Yes, sir. अच्छा, अब ये जीरो वेक्टर है तो आप लोगों को लगेगा सर इसका तो मैग्नीट्यूड 0 है, जब मैग्नीट्यूड 0 है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से आई, इसको क्यों डायरेक्शन, मतलब उसको क्यों वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया है? ऐसा सोचने में सोचना चाहिए ना इंसान को, राइट, कि भाई अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है, 0 है मतलब कुछ नहीं है, नल, नथिंग। जब कुछ है ही नहीं तो फिर उसकी डायरेक्शन कहाँ से आई, यस और नो? डायरेक्शन तो तब होती ना जिससे जब उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता। यस सर। तो बताओ क्या किया जाएगा यहाँ पर, अब समझाओ मुझे, बताइए बेटा। बताओ बताओ जल्दी बताओ, खुशी बताओ बेटा। एनीवन, थोड़ा सा जल्दी कीजिए बेटा। आप देखो रिस्पॉन्स दीजिए, आएगा नहीं आएगा दैट विल बी अ सेकेंडरी, बट कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो सर वो एक पॉइंट होगा। वो एक पॉइंट होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया, देखो ये मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैंने मिनिमाइज कर दिया, इतना मिनिमाइज कर दिया कि
दिखना ही बंद हो गया, रुको एक मिनट। मतलब इतना रह जाता है, ठीक है, एक पॉइंट, अ वेरी स्मॉल पॉइंट, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं जीरो वेक्टर। अब था तो सही नहीं इसके पास डायरेक्शन, पहले ऐसा तो था नहीं कि इसके पास डायरेक्शन नहीं थी पहले। उसी डायरेक्शन को हमने मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड मिनिमाइज करने की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो गया। अब यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें तो पता ही नहीं है भाई, जीरो वेक्टर है अभी तो चलो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके बताया, कोई बोले नहीं मैंने तो यहाँ से ये वाला वेक्टर को थोड़ी ना जीरो किया था, मैंने तो ये वाले वेक्टर को जीरो किया था। तो अब ये वाला और ये वाला दोनों देखोगे तो दोनों दिखेंगे तो एक जैसे पॉइंट वेक्टर ही तो दिखेंगे, राइट। अब इसमें थोड़ी ना आपको पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ में थी या साउथ में थी या ईस्ट में थी या वेस्ट में थी। तो इसकी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी डायरेक्शन मिलती है हमें। इसमें कैसी डायरेक्शन मिलती है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन मिलती है। बोलो आई बात समझ में, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ये। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? यस। सर ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है बेटा उसके मैग्नीट्यूड को, एन रिप्रेजेंट सर। करता है उसके मैग्नीट्यूड को। आगे जो नंबर लगाया ना, जैसे मान लो कि मैंने लिखा वेक्टर b इज इक्वल्स टू, वेक्टर b इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। मतलब कि मान लो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो 5 है, तो वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 10 इंटू इसका कितना है 5, तो 10 इंटू 5 मतलब 50 हो गया। आया बात समझ में? यस सर। ऐसा। सर यस। सर ये जनरल फॉर्मूला है नेगेटिव वेक्टर की। जनरल फॉर्मूला भी ये नहीं जो है बेटा, ये जस्ट हम समझ रहे हैं कि नेगेटिव वेक्टर कैसे बनता है। अब आप मान लो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि नेगेटिव वेक्टर कैसे बनता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, जो आप पढ़ने वाले उसका बेसिक्स तो पता होना चाहिए आपको, राइट। ओके तो सर। वो अभी आपको बेसिक्स बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा। अब समझिए ये हो गया पॉजिटिव वेक्टर, अरे इक्वल वेक्टर अनइक्वल। अच्छा, पॉजिटिव वेक्टर कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वेक्टर कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव। पॉजिटिव वेक्टर कहलाएगा, राइट। उसमें कुछ नया तो है नहीं, समझ में आ रहा है सभी को? यस। Yes. बहुत बढ़िया। अच्छा अब समझिए कोलिनियर वेक्टर, इसके बाद में नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। अब बताओ कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? All the vectors lie in the same line. जब दो वेक्टर्स एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर्स कहाँ होते हैं, सेम लाइन पे अलाइन करते हैं, उस टाइम पे हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो समझो कुछ इस तरीके से हम कहेंगे उसे, when two vectors are along the same line, along the एक ही लाइन पर है, along the same line, then those vectors are known as कोलिनियर वेक्टर। बोलो यहां तक समझ में आया? यस। Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एग्जांपल समझो, एग्जांपल कोलिनियर मतलब कि मान लो कि सपोज ये आपका वेक्टर ए हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर ए, और
यहाँ पे हमने ले लिया दूसरा एक और वेक्टर, v वेक्टर ले लिया b। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम लाइन पे अलाइन कर रहे हैं, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, वी विल से इट्स अ कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा, कोलिनियर। समझ में आ रहा है, Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को बताओ? No, sir. No, sir. फाइन। अच्छा, अब मान लो अगर कुछ ऐसा दिया हो, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। रुको इसको थोड़ा सा सही करते हैं। इसे क्या कहेंगे बताओ? इसे मान लो ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी। बताओ इसे क्या कहेंगे? कोलिनियर। क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्या कोलिन- कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। इक्वल वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन regardless of their initial points. Fine? Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Good. Next अब हम देखेंगे कोप्लेनर। क्या देखेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या आता है बताओ जरा? जो same Two plane vector पे lies on same In a plane. common plane. अच्छा, On the same. तो समझो, तो कॉमन सॉरी ये कोप्लेनर वेक्टर आर द वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो वी विल से coplanar are the vectors, coplanar vectors are those vectors सर तो कोलिनियर कोप्लेनर में फर्क क्या which lie in the सर? same plane। अरे रुक जा गुरु, 2 मिनट तो रुक जा, लिख तो लूं। which lie in the same plane। कोप्लेनर और कोलिनियर में फर्क ये है कि जब आप एक प्लेन में ले रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो सपोज मेरे पास क्या है दिखाने के लिए, सपोज चलो ये आपको मोबाइल दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा Yes, होगा, sir. नहीं दिख रहा होगा, कहाँ से दिखेगा? दिख रहा है मोबाइल सभी को? दिख रहा है। ठीक है। सर अब ये पूरा नहीं दिख रहा। हाँ पूरा नहीं, बट आप इमेजिन कर लो कि मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है। अब क्या दिख गया होता है? सर। हाँ ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सेल फोन है, तो सेल फोन में जैसे मान लो ये मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, ये एक्स वाई प्लेन ले लो सपोज, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ मान लो एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर मान लो यहाँ पर है, एक वेक्टर मान लो यहाँ पर है। तो अब ये 3 वेक्टर जो लिए, तीनों 3 वेक्टर कहाँ लिए आपने? एक प्लेन में लिए हैं, एक्स वाई प्लेन में लिए हैं, तो इसे कोप्लेनर कहते हैं। लेकिन ये तीनों वेक्टर्स को क्या कोई कोलिनियर वेक्टर कह सकते हो आप? No, No, sir. sir. नहीं कह सकते, बिकॉज कोलिनियर वेक्टर में क्या होता था कि दे ऑल आर अलाइन इन द सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन पे वो अलाइन करते थे, राइट? समझ में आया बेटा? Yes. Yes. कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? No, sir. ठीक है। अब समझो कि कोई भी दो वेक्टर्स जो होते हैं दे कैन बी इन द सेम प्लेन। जो
अगर आपने एक्स वाई प्लेन लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि टू वेक्टर्स कैन बी इन द सेम प्लेन, बट मोर देन टू वेक्टर्स कैन बी और कैन नॉट बी, बट टू वेक्टर्स कैन बी इन द सेम प्लेन। समझ में आया? Two vectors can be in the same plane, but more than two vectors cannot be in the same plane. या हम ये कह सकते हैं more than two vectors may not be in the same plane. समझ में आया? हेलो? यस सर। पर सर कैसे है वेक्टर बना तो कैसे? मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने दो वेक्टर ले लिए। मान लो ये एक प्लेन ले लिया, सपोज, जस्ट अ मिनट, सपोज ये हमने एक प्लेन ले लिया। अब इस प्लेन में हमने दो वेक्टर ले लिए, ठीक है? तो टू वेक्टर्स कैन लाई इन द सेम प्लेन, बट तीसरा जो आता है वो उसका रिजल्टेंट आएगा। अगर मान लो तो तीसरा इसी प्लेन में हो, वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? जब हम मल्टीप्लिकेशन, कैसे? समझो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जब हम मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे आगे, ठीक है, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि अगर आपने दो वेक्टर लिए, सपोज ये एक ये वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो तीसरा इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरा एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा, फिर वो जेड प्लेन में चला जाएगा। ठीक है? ओके। तो दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, पर तीसरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? तो यहां पर हम कह सकते हैं टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, जस्ट अ मिनट रुको, एक काम करता हूँ, कैसे बताऊं। मेरे को कल याद दिला देना, मैं आपको इसको ना वो दिखाऊंगा, इसको कैसे ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि टू वेक्टर्स आर इन द कोप्लेनर। ठीक है? मुझे याद दिलाना कल आप लोग, मतलब जब भी हमारी क्लास हो तब, टू वेक्टर्स आर ओके सर। ऑलवेज कोप्लेनर। तो ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब आगे नेक्स्ट क्या है? स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये हो गया को इनिशियल हो गया, को प्लेनर हो गया। अब क्या बच गया? एंटी पैरेलल। ऑक्टागोन। पैरेलल। तो वो इक्वल और अनइक्वल टाइप भी हो जाता है, इसमें ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल चलो बता देता हूँ, बोला है तो। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल एंड पैरेलल वेक्टर ही लेते हैं ना सबसे पहले तो पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर में क्या हो जाता है कि सपोज ये वेक्टर हमने ले लिया, ये इसका वेक्टर ए हो गया, और दूसरा ले लिया वेक्टर बी। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड मान लो 3 और इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 है। तो मैग्नीट्यूड इट कैन बी डिफरेंट बट डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। अब यहाँ पर जैसे मान लो सपोज ये ले लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे दूसरा ले लिया वेक्टर बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3। ठीक है? तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों में एक और चीज कॉमन है, वो क्या है कि बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। समझ में आया? जबकि इक्वल वेक्टर के केस में क्या होता था कि आप इसको इक्वल वेक्टर कह सकते हो, लेकिन आप इसे इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते हो, इसे अनइक्वल वेक्टर कहा जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. बोलो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। पक्का? Yes, sir. चलिए, बहुत यस बढ़िया। सर। तो ये हो गया बेटा पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट समझिए,
हाँ है, कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ओके फाइन। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा है? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आप समझिए एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। बताओ एंटी पैरेलल में क्या होता होगा? डायरेक्शन जो होती होगी वो कैसी होती होगी? ऑपोजिट होती होगी एक Different. दूसरे से। तो मान लीजिए सपोज अगर हमने यहाँ पर ले लिया, सपोज इफ आई हैव टेकन कि ये आपका वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी कैसा होता होगा? ऑपोजिट होगा, राइट? अब यहाँ पे मान लो इसका वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 4 है, ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 है, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एंटी पैरेलल के अंदर कॉमन क्या है कि बोथ है ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी बेटा? ऑपोजिट है। ठीक है। इसको मैं मैग्नीट्यूड मोड में डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आप देख सकते हो कि डायरेक्शन कैसी है दोनों ही कंडीशन में। तो मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ज्यादा लेना देना किस बात से है कि डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी ऑपोजिट होनी चाहिए। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? पैरेलल और एंटी पैरेलल? यस ठीक। Yes, sir. अब आगे यस बेटा। बट सर वो एंटी पैरेलल तो वैसे भी प्रूव नहीं होंगे ना, क्योंकि वो तो अब भी पैरेलल ही है। हाँ पैरेलल बेटा, एंटी पैरेलल हो गया ना। मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। तो जब आप लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए लिखना पड़ेगा जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप उसे। और यहाँ पर आपको आप देखो ये भी इन दोनों में ये भी कैसा है? ऑपोजिट है एक दूसरे से। ओके सर। समझ में आया? हाँ अगर मान लो मैं यहाँ पर सर वो सपोज अगर मैंने यहाँ पे 6 कर दिया तो मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर b लिख सकता हूँ। अरे सॉरी गलत लिख दिया। वेक्टर b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। बोलो आई बात समझ में? तो नेगेटिव मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन आई, दैट मींस एंटी पैरेलल हुआ। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस। डाउट यहाँ तक किसी को? सर ये अनइक्वल वेक्टर के जैसे भी तो हो सकता है ना, अनइक्वल डायरेक्शन वेक्टर के और अंदर मैग्नीट्यूड। अनइक्वल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन का कंपलसरी नहीं है कि वो चेंज होनी ही चाहिए, जबकि एंटी पैरेलल के अंदर कंपलसरी है कि डायरेक्शन ऑपोजिट ही होनी चाहिए। आई बात समझ में? ओके। हाँ। हाँ तो ये हो गया और सर आपने यहाँ पे माइनस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन अलग है दोनों की, ऑपोजिट है। इसलिए। यस 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 एग्जैक्टली, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन से रिप्लेस किया है उसे, मतलब नेगेटिव साइन हमने यूज किया है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? सर इसको हम नेगेटिव वेक्टर भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है। बिल्कुल 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 हम कह सकते हैं बेटा इसको नेगेटिव वेक्टर। सर यहाँ पे आपने n की जगह माइनस लेकिन लिखा है नेगेटिव तो वेक्टर मैं के केस सर में वो ये भी चीज देखनी होती है कि डायरेक्शन सेम होती है उसमें। अरे डायरेक्शन सेम क्या है? सर ऑपोजिट ही होगी। हाँ सॉरी। हाँ बोलो बोल रहे थे आप? कोई और एक बच्चा पूछ रहा था कुछ। सर यहाँ पे अपना -3 वो मैग्नीट्यूड लिखा है अपना -3। देखो अगर हमें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 है और ए आपका है 2, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये 6 हो जाए? ओके सर। बी से। लेकिन डायरेक्शन दोनों की हाँ। ऑपोजिट होने की वजह से मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन हाँ। यूज किया है। ठीक है। ओके। हाँ हाँ ओके बेटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए No. आगे देखते हैं एक और। नो सर। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब बताओ ऑर्थोगोनल वेक्टर में क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब ये होता है
कि when two or more than two vectors are perpendicular to each other, ठीक है, क्या होता है when two or more than two vectors are perpendicular to each other. For example like this, सपोज मान लो ये वेक्टर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ये मान लो वेक्टर a है, ये मान लो वेक्टर b है और ये मान लो वेक्टर c है. तो when two or more than two vectors are perpendicular to each other, अब perpendicular मतलब कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो आप लोग, एक x एक्सिस, y एक्सिस और तीसरा z एक्सिस. क्लियर है बेटा? थ्री Yes, डायमेंशनली सोचना, ठीक है, कैसा सोचना है, थ्री डायमेंशनली. सो व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, it is a, we can say it's an orthogonal vector. So we can say when two or more than two vectors are mutually perpendicular to each other are called orthogonal vectors. ठीक है, क्लियर? अब समझो आगे, इससे आगे है पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, कोप्लेनर हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया. ठीक है, और कोई कौन सा बचा है? एक यूनिट वेक्टर बचा है, लेकिन वो मैं आज नहीं करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो उसमें टाइम जाता है थोड़ा सा. इसके अलावा और कौन है बताइए जरा, कोई बच गया? हाँ, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन वेक्टर. उससे हम एक्चुअली कह सकते हैं एक और वेक्टर है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेक्टर. ट्रांसवर्स वेक्टर समझते हैं? ट्रांसवर्स वेक्टर भी कह सकते हैं उसको, याद है किसी को या नहीं? चलो ये बताओ, चलो ठीक है, मेरे को ये बताओ, मैंने पोजीशन वेक्टर में क्या बताया था आपको, चलिए ये बताइए. क्या? मैंने आपको पोजीशन वेक्टर में क्या बताया था? पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है, सिंपल सा ही है, कुछ खास है नहीं उसमें. The distance related. Position, it represents position of a point. That's a position vector. ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर कोई एक्स वाई प्लेन ले लिया और इस एक्स वाई प्लेन में हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है, एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस, and for that we have to choose reference frame, like just like we did right now कि यहाँ पर हमने xy प्लेन लिया और वहां पे हमने कोई पॉइंट भी कंसीडर किया जो xy कोऑर्डिनेट्स हैं उसके कुछ भी, और यहाँ पर ये पोजीशन r से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर r से. बोलो आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आपका पोजीशन वेक्टर. सर ये वेक्टर समझ में नहीं आया. हाँ तो समझो ना. पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि मान लो आपको कहा जाए कि रिप्रेजेंट वेक्टर एट पॉइंट एट पोजीशन 3,4. सपोज आपसे कहा जाए 3,4 पे आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्स वाई प्लेन लेंगे, बिकॉज आपको पता है कि 3,4 का मतलब है कि एक x1 एक x है और दूसरा क्या है, y है. तो आपने कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स ले लोगे कि भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. 3 मतलब मान लो यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3. तो 3 यहाँ पर ले लिया आपने, फिर 1 2 3 एंड 4, तो 4 यहाँ ले लिया, तो 3,4 यहाँ पे कोई पॉइंट बन गया. अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, तो इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. बोलो आई बात समझ में? यस सर. Yes. ओके ठीक है.
तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास में दो वेक्टर और बचते हैं जो मेन है। एक है आपका फ्री वेक्टर, एक क्या है आपका फ्री वेक्टर, और एक बचता है आपका यूनिट वेक्टर। तो फ्री वेक्टर और यूनिट वेक्टर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हमें काफी करनी होती है। ये जो बाकी के वेक्टर्स हैं इसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा आपको नहीं करनी है जितनी यूनिट वेक्टर और फ्री वेक्टर की करनी रहेगी। सो हम इसे कल पढ़ेंगे, मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तब हम उसे स्टडी करेंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। और दूसरी एक चीज, कभी अभी